हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक हमने 2 वीडियो हिंदी का पढ़ लिया है। इस दोनों वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके आगामी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर दोस्तों ये तीसरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 30 प्रश्नों का एक सेट तैयार हो जाएगा, जिससे आप जो हूबहू जैसे आपके टेट एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्न का सेट ये आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों हम लोग और जो है कि वीडियो देखेंगे, जो कि मैथ का, ईवीएस का भी होने वाला है। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी के और साथ साथ मैथ के और सीडीपी और ईवीएस के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम देर न करते हुए आज जो है कि हिंदी का तीसरा मॉडल स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल सेट हूबहू एकदम एग्ज़ाम के तरीके से तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए, आज का है जो कि हम लोग फिर 10 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सबको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दोस्तों पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। दोस्तों, तद्भव और तत्सम से पिछले दिनों में भी हमने वीडियो में प्रश्न कर लिया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तत्सम क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, तत्सम वे शब्द होते हैं जो हूबहू संस्कृत के ही शब्द होते हैं, जो हम लोग हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, यानी संस्कृत के समान। क्या? संस्कृत के ही शब्द होते हैं। ठीक है, वो संस्कृत के शब्द जो हम लोग हूबहू इसमें हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव देखो क्या होता है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से टूट फूट कर, यानी समय समय के साथ परिवर्तित होते गए और उनका रूप बदल गया और शब्द जो है कि बदल गए, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? तद्भव शब्द कहते हैं। रूप तो संस्कृत का ही था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया और वे शब्द भी परिवर्तित हो गए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब ठीक है, इसमें देखेंगे पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसको एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो घर जो है दोस्तों, ये इसका क्या होता है? गृह होता है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? गृह होता है। तो जाहिर सी बात है ये तद्भव है। ठीक है, अब देखिए घी भी तद्भव शब्द होता है। इसका जो है कि तत्सम क्या होता है? घृत होता है। घृत मीन्स घी होता है। ठीक है, और चैत जो है दोस्तों, ये दोनों सेम होते हैं। ये तद्भव भी इसका चैत्य होता है और तत्सम भी चैत्य होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही होगा और ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या है? तद्भव है। तो उपरोक्त में से सभी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी जो आपके ऑप्शन है सभी तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, दूसरा दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कुछ वाक्यांश है, उसका एक शब्द आपको बताना है। जैसा कि जिसके पास कुछ न हो। जैसे दोस्तों, किसी के पास अगर कुछ नहीं होगा तो उसके लिए एक शब्द आप क्या देंगे, उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, दरिद्र कहेंगे या नंगा कहेंगे या निर्धन कहेंगे या अकिंचन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सभी को देखेंगे कि सभी शब्द क्या कह रहे हैं। दरिद्र क्या होता है और नंगा क्या होता है, निर्धन क्या होता है, अकिंचन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सबका आंसर पता कर देंगे। दरिद्र, देखिए दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके पास धन की कमी हो। जिसके पास धन की कमी, जिसके पास धन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दरिद्र कहते हैं। और नंगा, जिसके पास वस्त्र न हो, यानी बिना वस्त्र के। क्या? बिना वस्त्र के। ठीक है, और निर्धन,
जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन न हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सभी शब्दों को देख लिए। दरिद्र यानी जिसके पास धन की कमी होती है उसे दरिद्र कहते हैं। बिना वस्त्र वाले को नंगा कहते हैं। और निर्धन जिसके पास धन न हो उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। और अकिंचन दोस्तों किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। फिर यहाँ भी क्या करना है? एक शब्द आपको बताना है, जैसे पिछले वाले प्रश्न में किए हैं, इसको भी उसी तरह देखेंगे। जिसका अनुभव किया गया हो, यानी दोस्तों जिसका अनुभव आपको हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में। चलिए इन सभी शब्दों को भी हम लोग इसमें देखेंगे कि हर एक शब्द क्या कह रहे हैं। तो चलिए, अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन भाषा द्वारा न किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्णन भाषा द्वारा न किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्णन हम लोग भाषा से नहीं कर पाएंगे उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। ठीक है, अज्ञात किसे बोलते हैं? जिसका पता न हो, जिसका पता नहीं होता उसके क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे जिसका पता न हो, जिसका पता न हो। जिसका पता ही नहीं होता है उसको अज्ञात बोलते हैं। और अटल किसे कहते हैं? जो अपने बात से ना टले, जो अपने बात से न टले, जो अपने बात से नहीं टलता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। अब देखो, अनुभूत, अनुभूत क्या होता है? जिसका अनुभव किया गया हो। क्या? जिसका अनुभव, जिसका अनुभव किया गया हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा। सभी शब्दों को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अनिर्वचनीय क्या हो? जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। और अनुभूत जिसका अनुभव किया गया हो, अज्ञात जिसका पता न हो, और अटल जो अपने बात से न टले। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुभूत बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। उच्चारण के आधार पर वर्तस्य वर्ग व्यंजन कौन सा होगा? ठीक है, वर्तस्य वर्ग के व्यंजन को आपको बताना है। यहाँ दोस्तों वर्ग अलग अलग होते हैं। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें आप क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग इस तरह पढ़ते हैं। और उन लोगों का उच्चारण स्थान भी होता है। तो उन उच्चारण स्थानों से आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए, ढ या घ या र या व, इनमें से कौन सा है वर्तस्य व्यंजन? ठीक है, तो आपको बताना है। घ जो होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और व का दोस्तों होता है दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, यानी दांत और ओठ की सहायता से व को बोला जाता है। ठीक है, और आर जो होता है दोस्तों, ये होता है वर्तस्य व्यंजन। क्या होता है? वर्तस्य व्यंजन। अब इसमें दोस्तों और अक्षर पाए जाते हैं। वर्तस्य व्यंजन में और भी अक्षर होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जल रस लिखते हैं, जल रस, और न भी लिखते हैं। ठीक है, जल रसन,
ठीक है। तो ज भी होता है वर्तस्य व्यंजन, ल भी होता है, आर भी, र भी होता है और स भी होता है और न भी होता है। तो वर्तस्य व्यंजन अगर आपसे कभी पूछे तो बस आप याद रखिएगा जल, रस और न भी लगा दीजिएगा उसमें, और आपको वर्तस्य व्यंजन के वर्ग आपको पता चल जाएंगे कि उसमें कौन कौन से आपके व्यंजन होते हैं। तो इस तरह आप देख करके लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि वर्तस्य वर्ग क्या व्यंजन कौन सा है, र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो 5वां प्रश्न दिया गया है आपको, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित भाग के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। जो इसमें उचित अर्थ है उसका आपको चयन करना है, और शब्द जो है वो क्या है, क्या फायदा है जब थूक कर ही चाटना है, इससे बेहतर है कि चुप ही रहो। ये जो रेखांकित शब्द है इसी का आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। थूक कर ही चाटना यानी थूक कर चाटना का क्या अर्थ होगा, नष्ट करना, तीतर बीतर करना, व्यर्थ समझकर दूर हटाना, क कर मुकर जाना, मौके की तलाश में रहना। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई वादा करते हैं या हम जो कोई बात कहते हैं, अगर वह क कर मुकर जाता है तो वही इस शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। कह कर अगर आप बातों से मुकर जाते हैं तो वही शब्द आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और छठवां प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, इसके लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो यानी थोड़ा भी उसको कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इन चारों में वो कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी मतलब विकल्पों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अक्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे क्षमा न किया जा सके, कोई ऐसा गलती कोई कर दे जिसे क्षमा ही न किया जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अक्षम्य कहेंगे। ठीक है, और अदम्य क्या होता है दोस्तों, जिसे कभी दबाया न जा सके, जिसे दबाया ना जा सके, जिसे दबाया ना जा सके। ठीक है, जिसे कभी दबाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अदम्य कहते हैं। और अक्षय, जो कभी नष्ट न हो, जो कभी नष्ट न हो, जो कभी नष्ट नहीं होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। और अक्षम, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों सभी शब्दों को आप देख लीजिए, यहाँ सभी का अर्थ हमने दे दिया है, और आप इससे निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो तो क्या है, उसे अक्षम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सातवां देखिए, सातवां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसी तरह के एकदम प्रश्न आते हैं। आप घबराइएगा मत कि बहुत ही आसान प्रश्न करवा रहे हैं, हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को आपको दोस्तों मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के हम लोग सारा 3-3, 4-4 बार टेट हमने क्वालिफाई किया है, और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न होता है, लेकिन आप देख करके क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो अगर आप अभी से इसमें लगे रहते हैं तो आपकी थोड़ी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द क्या है। ये कोई शब्द है, विद्वान है, ये शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। इन्हीं चारों में से आपको बताना है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप बता देंगे कि विद्वान संज्ञा है या सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा क्या होता है।
देखो किसी नाम, वस्तु या स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो वस्तु, स्थान और नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। और क्रिया जिससे किसी कार्य का होना होता है, जैसे खाना, चलना, पढ़ना, ये सब क्या है दोस्तों? क्रिया है। और देखिए सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, हम लोग, इस तरह के बहुत सारी सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब देखो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता देखो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसमें विद्वान क्या है? विद्वान एक प्रकार का विशेषण है। क्योंकि अगर हमको कोई कहा जाए कि ये जो है कि बहुत ही विद्वान है, तो वो हमारी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो विद्वान क्या है? विद्वान शब्द विशेषण है। ठीक है। तो इसको कर लेंगे और इसको देख भी लेंगे। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न होगा अगला। अगला है देखो, वो इसी से रिलेटेड है। दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसको पहले जानेंगे। सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म हो, क्या हो? जिसमें कर्म उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। और देखो सकर्मक क्या है? इससे क्या आप सवाल करते हैं? क्या, क्या या किसको? ठीक है। इसको जब ऐसे शब्द होंगे जिसमें हम लोग क्या और किसको, क्या और किसको का जब हम लोग इसमें उत्तर ढूंढ लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। उसमें क्या कहते हैं? क्या और किसको। क्या और किसको का जब अर्थ निकलता है तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे इसी में देख लीजिए, राधा खाना खाती है। शब्द करेंगे, सवाल करेंगे क्या खाती है, तो उत्तर मिलता है खाना खाती है। ठीक है। किसको खाती है? खाना को खाती है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सकर्मक क्रिया, यानी इनका आंसर मिलना चाहिए। और जिसमें इसका आंसर नहीं मिलता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। उसमें कर्ता होता है लेकिन कर्म नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए इस तरह का कुछ हम लोग इसमें शब्द देखेंगे तो इसमें खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने बताया राधा खाना खाती है। सवाल करेंगे क्या खाती है, उत्तर मिलता है खाना खाती है। ठीक है। कोई उनमें से क्या या किसको का कोई एक आंसर मिलना चाहिए। अब देखो इसको देख लेते हैं। श्याम फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। किसको खाता है? फल को खाता है। आंसर मिल रहा है, ये सकर्मक है। क्या? सकर्मक, सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। और ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। इसी तरह के बहुत ही शांत और बहुत ही सरल तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो सीता फिल्म देख रही है, फिर उससे सवाल करेंगे क्या देख रही है? फिल्म देख रही है। किसको देख रही है? फिल्म को देख रही है। ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे मिल रहा है, तो इसको क्या, ये भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है। चलो इसमें प्रश्न करो। राम सोता है। क्या सोता है? राम सोता है। देखो क्या सोता है, किसको सोता है, कुछ पता नहीं। इसका जो
फल पड़ता है कर्ता पे पड़ने लगता है। किस पे पड़ता है? कर्ता पे। कर्म पे न पढ़ के इसका फल क्रिया का किस पे पड़ने लगता है? कर्ता पे। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पे देखो सोना, रोना और सोना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राम सोता है, इसमें यही सही हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया है न कि सकर्मक क्रिया। और इसमें क्या और किसको का भी सही से आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राम सोता है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पढ़े होंगे दोस्तों देख कर ही बता देंगे, रोना सोना और इस तरह के जो शब्द आते हैं वो अकर्मक होते हैं। और 9 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 जो होंगे जाति शब्द का क्या करेंगे? बोध कराएंगे, पूरी जाति का बोध करवाएंगे। ठीक है, जैसे जाति की अगर बात करें दोस्तों तो उसमें पूरा समूह का बोध होता है, उससे उसकी जाति का पता चलता है, तो वहाँ क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखो नदी क्या होती है दोस्तों? नदियों की जाति होती है, क्योंकि नदी में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। देखिए नदियों का पूरा एक समूह है, तो जाहिर सी बात है जब समूह है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़कियों की भी जाति होती है दोस्तों, सुंदर लड़की, अच्छा लड़की, बड़ी लड़की, काली लड़की, इस तरह का एक समूह बनता है। तो यहाँ पे भी लड़की भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़कियों की भी एक जाति होती है। ठीक है, और पर्वत की बात करें दोस्तों तो पर्वत भी कई समूहों में होते हैं, जैसे नंगा पर्वत, हिमालय पर्वत और दोस्तों जैसे अरावली, और इस तरह के बहुत जितने सारे पर्वत हैं, पर्वतों का एक समूह होता है। पर्वत क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्वत को जब आप मिला लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर दोस्तों बात करें गंगा की, किसकी? गंगा की, तो गंगा केवल एक ही नदी है। क्या है? गंगा नाम हो सकता है या गंगा एक नदी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ गंगा अगर नाम की बात की जाए, गंगा यहाँ पे क्या है? नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ये जो कि आज का लास्ट 10वां प्रश्न, और ये 10वां प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इससे कई जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। खीरा बहुत कड़वा है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा, विशेष्य होगा, विशेषण होगा, प्रविशेषण होगा। तो चलिए एक एक करके सभी शब्दों को हम लोग पहले देखते हैं, ये एक एक शब्द क्या हैं। तो चलिए इधर कर लेते हैं और इसको देखते हैं। देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होता है? ये जो शब्द है सबसे पहले इसको देखेंगे, ये जो सबसे आगे है वो है विशेष्य। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इसको अभी देखेंगे इसमें से। अब देखिए जो आगे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं संज्ञा प्लस सर्वनाम या विशेष्य की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। उद्देश्य विशेषण क्या होता है इसको जानेंगे। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य के आगे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इसको इधर देख लेते हैं उद्देश्य विशेषण को।
उद्देश्य विशेषण। जो विशेष्य के यानी जो आपका विशेष्य शब्द रहता है उसके आगे जो हम लोग उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे अगर एक शब्द लिखें सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, तो ये जो लड़की है दोस्तों ये विशेष्य है क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। और विशेष्य के आगे जो शब्द विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है सुंदर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, विशेष्य के आगे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण क्या होता है? ये प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताता। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो अब शब्दों में चलिए, ये है विशेष्य, ये है बहुत, यानी ये जो है विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। क्योंकि दोस्तों खीरा की ये विशेषता बता रहा है कि खीरा कैसा है? खीरा कड़वा है। तो ये विशेष्य की विशेषता बता रहा है, यानी आपका क्या हो जाएगा? विशेषण आंसर इसमें सही हो जाएगा। और ये बहुत की अगर बात किया जाए कि बहुत कड़वा है, तो यानी विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत शब्द, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगर आपसे सवाल में अगर कभी पूछा जाए कि विशेषण के आगे जो शब्द विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो टोटली अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका निकल के आएगा ये सी वाला आंसर निकल के आएगा। कड़वा जो है कि एक विशेषण शब्द है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।